13 में मैं इनको प्रधानमंत्री बनवाने के लिए मैं हरिद्वार गया। मैं कभी हरिद्वार मैं इन बातों को नहीं मानता कि गंगा स्नान वगैरह से कुछ होता है, फिर भी मुझे फील हुआ कि कहीं ना कहीं भगवान है, तो मैं हरिद्वार जाऊंगा और नरेंद्र मोदी देश के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं गया, गंगा जल लेके आया और मेरी वो मुराद पूरी हुई। फिर दोबारा से मैं भगवान को धन्यवाद देने के लिए गया और मतलब इतना प्यार था इनसे, क्योंकि मुझे लगता था कि हिंदुत्व को बचाएंगे, हिंदुस्तान को बचाएंगे, किसान को, जवान को, लेकिन ये कुछ नहीं कर रहे हैं मैडम जी, ओनली झूठ बोल रहे हैं। जज्बाती हुए और भावनाओं में बह के हम सब लोग जो है अपने ही जो किसान नेता थे चौधरी अजीत सिंह, इनको भी हमने हराया। इनकी सरकार मोदी जी बन गए, लेकिन गन्ना भुगतान 14 दिन में नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा कि अरे ऊपर तो हमारी, नीचे हमारी, अखिलेश को पहले हराओ। फिर हमने अखिलेश को भी हराया, लेकिन मैडम जी मुझे योगी जी को आए भी 4 साल हो गए हैं, गन्ने का भुगतान नहीं हुआ। बीजेपी को मालूम था कि वेस्ट यूपी जो जाट बहुल वाली इलाका है, तो यहाँ से जाटों को अलग करना पड़ेगा मुसलमानों से, और उन्हें वो किया भी। बनारस गए कि ना तो मुझे किसी ने भेजा है, ना मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो गंगा मैया ने बुलाया। तो ये जुमलों के सुपरस्टार है मैडम जी। आज भी मैंने बहुत बड़ा पोस्टर है मेरे गांव में, मेरा गांव सबगा है, छपरोली क्षेत्र बागपत में। मैंने आज भी बहुत बड़ा पोस्टर मोदी जी का अपनी दीवार पे लगा के रखा है। एक तरफ सनी देओल जी है, बीच में भारत माता और नरेंद्र मोदी जी है। सन 2013 की बात है, जब वो बीजेपी ने प्लान किया कि भाई मुसलमानों ने जाट मार दिए, हिंदू मार दिए, तो उसमें हम भी नौजवान थे, हमको भी तकलीफ होता था। तो जो भाजपा के एक विधायक थे, एमएलए थे संगीत सोम जी, उन्होंने एक पाकिस्तान की वीडियो थी, जो बाद में पता चला वो सियालकोट पाकिस्तान की वीडियो है, जो भारत में उन्होंने रिलीज किया, मतलब फेसबुक पे, इंटरनेट पे। तो उसमें इन्होंने संगीत डाला, जो संगीत की वजह से भी वो दिल पे अटैक करता था, और कि देखते थे कि हमारे नौजवान को पत्थर मार के भीड़ पीट रही है। तो सब ने उसके साथ हमदर्दी महसूस की और सबको जज्बाती हुए और भावनाओं में बह के हम सब लोग जो है अपने ही जो किसान नेता थे चौधरी अजीत सिंह, इनको भी हमने हराया। हमने अपने परिवार के जो मतलब हमारे बड़े बुजुर्ग जिनके साथ रहे, जिन्होंने किसानों के लिए काम किया, जाति धर्म से उठ करके उन्होंने, हमारी जो राष्ट्रीय लोक दल है, चौधरी चरण सिंह थे, उन्होंने जाट, गुज्जर, अहीर, मुसलमान सबको लेके वो काम करते थे। लेकिन क्या किया कि बीजेपी को मालूम था कि वेस्ट यूपी जो जाट बहुल वाली इलाका है, तो यहाँ से जाटों को अलग करना पड़ेगा मुसलमानों से, और उन्हें वो किया भी, और हम लोग उसमें फंसे भी। और मैडम मैं आपको बताऊं, जब सन 2013 में मोदी जी गुजरात से चले थे, मतलब इनका नाम अनाउंसमेंट नहीं होता, तब इन्होंने राजनाथ सिंह सब पार्टी के वो थे, अध्यक्ष थे, उन्होंने इनका नाम अनाउंसमेंट नहीं किया। तब मोदी जी शायद झारखंड में या छत्तीसगढ़ में गए थे, इन्होंने अपना नकली का लाल किला बनवा लिया था, ताकि क्योंकि इनका राजनाथ सिंह ने इनको घोषित नहीं किया था ताकि प्रेशर पड़े राजनाथ सिंह पे कि मुझे पीएम बना दो। इन्होंने नकली का लाल किले का एक रूपरेखा बनाई, उसके सामने उन्होंने अपना स्पीच दिया। फिर राजनाथ सिंह ने उसके 1-2 दिन बाद में इनको पीएम का नाम अनाउंसमेंट किया। फिर इन्होंने इनकी सबसे पहली रैली रेवाड़ी में हुई थी, नाम अनाउंसमेंट करने के बाद सन 2013 में। फिर इनकी दूसरी रैली हुई थी यहाँ पे दिल्ली में, रिठाला रोहिणी में शायद हुई थी, रोहिणी शायद रिठाला में हुई थी। मैं भी वहाँ पे रात के 1 बजे पहुँचा था। इनकी दीवानगी इतनी ज़्यादा थी। और आपको पता है जुमलों के बहुत बड़े हैं कि वहाँ पे उस टाइम नवजोत सिंह सिद्धू तब इसमें कांग्रेस पार्टी में थे, तो उन्होंने कहा था, मुझे आज भी याद है सिद्धू की ने, कि जो मनमोहन सिंह जी कि ना तो सरदार है ना सरदार है। मोदी जी कहते हैं देखो अब तो इंद्रदेव की भी आप पे रहम हो गया, बारिश हो गई। मतलब ये जुमले छोड़ देते हैं, जैसे ये बोलते हैं कि जब गंगा में बनारस गए कि ना तो मुझे किसी ने भेजा है, ना मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो गंगा मैया ने बुलाया। तो ये जुमलों के सुपरस्टार है। जैसे इन्होंने एक नारा बनाया, जय भाजपा तय भाजपा। ये बताइए क्या बदल गया? अब आप पहले इतने बड़े फैन थे कि आप यहाँ से बाकायदा सफर करके गए इतना दूर, फिर अब क्या बदल गया? मैडम जी बात यह है कि देखो, इन्होंने कहा कि हम किसानों का भुगतान, मुझे आज भी याद है मेरठ की विजय शंखनाद रैली थी, मैं भी उसमें गया था सन 2014 में, जब मोदी जी ने रैली की, विजय शंखनाद रैली थी मेरठ, मैं उसमें गया था। उन्होंने कहा था कि यहाँ पे गन्ना किसानों को भुगतान नहीं मिलता, हमारे गुजरात में तो नगद पेमेंट होता है। तो उन्होंने कहा कि हमारी जब सरकार आ जाएगी 14 दिन में हम भुगतान करेंगे।
तो इनकी सरकार मोदी जी बन गए, लेकिन गन्ना भुगतान 14 दिन में नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा कि अरे ऊपर तो हमारी, नीचे हमारी, अखिलेश को पहले हराओ। फिर हमने अखिलेश को भी हराया, लेकिन मैडम जी योगी जी को आए भी 4 साल हो गए हैं, गन्ने का भुगतान नहीं हुआ। और मैडम जी यहाँ तक कि गन्ने पे पर्ची पे जो है ना अब की बार मूल्य भी नहीं है। ये नहीं पता कि ये शायद 280 भी दे सकते हैं, 285 भी। मतलब ये ऐसी सरकार है मैडम। सिर्फ आप ऐसे हैं जिनका दिल बदला है, मन बदला है, और भी बहुत से लोग? नहीं मैडम जी देखो, कहीं ना कहीं मुझे 1% आज भी उम्मीद है कि मोदी जी कहीं ना कहीं सुधर सकते हैं। क्योंकि देखो मैं मानता हूं कि चुनाव लड़ने के लिए इन्होंने अंबानी से और अडानी से पैसा लिया है। और मैडम जी आपको पता है, जिससे कोई पैसा लेता है लेकिन वो वापस तो लेता ही है ना। तो इतना पैसा 14 में इन्होंने अंबानी से पैसा लिया, 19 में पैसा लिया, अब इनको देना तो पड़ेगा ना। तो इनके पास देने के लिए तो कुछ नहीं है, तो किसानों की जमीन सौंपना चाहते हैं। तो मैडम जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे लगता है जैसे हमारे प्रधानमंत्री है, कहीं ना कहीं वो अभी भी जो है दबाव में है, क्योंकि पैसा लिया है। तो मेरा भी विश्वास है, तो इसलिए मैडम जी आज भी मैंने बहुत बड़ा पोस्टर है मेरे गांव में, मेरा गांव सबगा है, छपरोली क्षेत्र बागपत में। मैंने आज भी बहुत बड़ा पोस्टर मोदी जी का अपनी दीवार पे लगा के रखा है। एक तरफ सनी देओल जी है, बीच में भारत माता, और नरेंद्र मोदी जी है। कहीं ना कहीं आज भी 1% आशा है मैडम जी। मैं बताऊं 13 में मैं इनको प्रधानमंत्री बनवाने के लिए मैं हरिद्वार गया। मैं कभी हरिद्वार, मैं इन बातों को नहीं मानता कि गंगा स्नान वगैरह से कुछ होता है, फिर भी मुझे फील हुआ कि कहीं ना कहीं भगवान है, तो मैं हरिद्वार जाऊंगा। और नरेंद्र मोदी देश के लिए बहुत जरूरी है। मैं गया, गंगा जल लेके आया, और मेरी वो मुराद पूरी हुई। फिर दोबारा से मैं भगवान को धन्यवाद देने के लिए गया। और मतलब इतना प्यार था इनसे, क्योंकि मुझे लगता था कि हिंदुत्व को बचाएंगे, हिंदुस्तान को बचाएंगे, किसान को, जवान को, लेकिन ये कुछ नहीं कर रहे हैं मैडम जी, ओनली झूठ बोल रहे हैं। अब तो इनकी हद देखो मैडम यहाँ तक पहुँच गई है कि जो ये कहते थे कि इनके, आपको बताऊं मैडम जी, गुजरात से एक संत आते थे, स्वामी दयानंद सरस्वती। वो हमको कहते थे कि जाट तो देवता है। स्वामी दयानंद सरस्वती, टंकारा गुजरात में पड़ता है। वो कहते थे यहाँ के लोगों को कि जाट तो देवता है। और आज इनके संघ वाले और बीजेपी वाले क्या कह रहे हैं कि जाट के पूर्वज तो पाकिस्तानी है। ये तो सदैव से ही पाकिस्तानी और मुसलमान है, और जो आज़ादी के बाद भारत में बच गए थे ये हिंदू जाट बन गए। ये कह रहे हैं कि सब इन जाटों के खिलाफ खड़े हो जाओ, इनके खिलाफ लड़ो। जय श्री राम। जय श्री राम हमसे अलग है मैडम। हिंदू धर्म को बचाने में क्या जाटों का, सिखों का, राजपूतों का योगदान नहीं है मैडम जी? अगर जाट इतने ही देशद्रोही है तो बॉर्डर पे जाट रेजिमेंट का काम क्या है? अगर सिख इतने ही देशद्रोही है तो सिख रेजिमेंट का बॉर्डर पे काम क्या है? इनके भरोसे बॉर्डर की रखवाली क्यों छोड़ रखी है फिर मोदी जी ने? गौरव, ये बताइए कि ये जो इंटरनेशनल सपोर्ट मिल रहा है, आपने बताया आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, आप देखते हैं कि रियाना ने ट्वीट किया और बाकी बहुत सारे लोगों ने भी किया, इसको यहाँ गाँव में लोग जानते हैं इस बात? जी हाँ, सब लोग जानते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे सब लोग एक्टिव है और सब लोग इस बारे में जानते हैं कि भाई हिंदुस्तान से बाहर भी लोग भारत के बारे में जान रहे हैं और हमारे प्रति सहानुभूति दर्ज करवा रहे हैं अपनी। लेकिन बड़े दुख की बात है कि देश जिनको सुपरस्टार बना कंगना रनौत, वो किसानों को आतंकवादी कहते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर किसान आतंकवादी है, दिल्ली के चारों तरफ इतने लाख आतंकवादी है कि दिल्ली फिर भी सुरक्षित है। कई लाख आतंकवादी दिल्ली फिर भी सुरक्षित है, कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। आपको मालूम होगा कि ताज होटल में मुंबई में 2008 में चंद आतंकवादी थे और मुंबई उन्होंने दहला के रख दी थी, और कितने लोग मरे थे। 5-7 आतंकवादी मुंबई को हाईजैक कर सकते हैं और लाखों आतंकवादी है और दिल्ली सुरक्षित। आप समझो मैडम कि कितना बड़ा किसानों का अपमान हो रहा है। लेकिन सरकार ये कहती है कि ये हमारा अंदरूनी मामला है, इसमें बाहरी लोगों को नहीं बोलना चाहिए। मैडम एक बात बताओ, अगर मैं छपरोली से आया हूँ, अगर कोई यहाँ पे आपके साथ में कोई बदतमीजी करने लगे, कोई असामाजिकता, तो क्या मैं चुप हो जाऊँ कि ये तो भाई यहाँ के पर्सनल मामला है? नहीं, अगर गलत बात हो किसी के साथ भी तो दूर का आदमी भी उसमें दखल दे सकता है। और आपको लगता है कि एक लोकतंत्र को ज़्यादा खुला होना चाहिए? जी जी, सबको अपनी आज़ादी होनी चाहिए। और अगर यही बात है तो मैडम जी, फिर आज अमेरिका में कहा गया कि ये कानून जो है किसानों के हक में है, तो वो क्यों बोली? जब हमारा पर्सनल मैटर ना वो भले में ना बुरे में, तो चुप रहे ना। मजेदार बात है, आप ये कह रहे हैं कि जब सरकार ने वहाँ एक लाइन बोल दी तो उसको बार बार रिपीट किया गया। लेकिन क्या ये लगता है आपको कि सिर्फ कुछ किसानों का मामला है कि भाई पंजाब के, हरियाणा के, थोड़े से यूपी के किसान भी आ गए? नहीं मैडम, देखो इसमें ये बात सच है कि इसमें पंजाब के किसानों ने अहम भूमिका निभाई। पंजाब से हरियाणा में, या हरियाणा से यूपी में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, मतलब कुल मिला के सभी जगह है। लेकिन क्या है कि मोदी सरकार ने कोरोना के नाम पर देश की ट्रेन बंद करके रखी है, कोरोना के नाम पे। लेकिन मैडम आपको एक बात बताऊं, ये इसलिए ट्रेन बंद कर रहे हैं क्योंकि लोग यहाँ पे दिल्ली ना पहुंच जाए। लेकिन अगर कहीं भी कोरोना होता, आपने देखा होगा जब अमित शाह का पहला रोड शो होता है, उसकी जो गाड़ी होती है उसमें 5-6 लोग होते हैं, मतलब 7-10 लोग होते हैं लगभग, जो कहते हैं 2 गज की दूरी, वो नियम टूट रहा है। और उनका फोटो बिना मास्क के हैं, सामने लाखों लोग हैं बिना दूरी के। या मतलब बंगाल में कोरोना नहीं होता, दिल्ली में आते ही कोरोना का खतरनाक खतरा हो जाता है। ऐसा क्यों है?
द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।